सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को दिनेश सिंह एमसीडी टीचर का हार्दिक अभिनंदन। कैसा लगा गाना? अच्छा लगा? कितना अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं मुस्कुराते हुए, और ये मुस्कुराहट उनकी हमेशा बनी रहे। तो सरकार ने हमारी नई पॉलिसी दो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी गई है, और ये लॉन्च कब हुई है? 29 जुलाई 2020 को। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पॉलिसी के बारे में जो एजुकेशन के ऊपर लाई गई है। कई पेरेंट्स को दुविधा थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ने वाले हैं, टीचर्स को भी है कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो ये चीज़ हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिर से एनईपी 2020 के विषय में। हमें कैसा लगता है जब हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं, वैसे ही हम नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में शिफ्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि हम घर में चेंज होते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और लेकिन थोड़े हमें खामियां भी नज़र आती है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी सारी सॉल्व हो जाती है। तो आज ऐसे ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम पुरानी पॉलिसी से निकल के नई पॉलिसी में आ चुके हैं। तो इस पॉलिसी का जो मेन एम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिया को सुपर पावर बनाना है एजुकेशन के द्वारा। सुपर पावर बनाना है, विश्व को अपना भारत का ज्ञान देना है। तो इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर होनी चाहिए इस एजुकेशन के तहत, पॉलिसी के तहत। अच्छा, जब ये पॉलिसी बनी, जब लॉन्च हुई, तो HRD एक मिनिस्ट्री होती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और एजुकेशन इसी के अंदर आती थी। तो पॉलिसी बनाने वालों ने सोचा कि ये जो बच्चे हैं ये रिसोर्स थोड़ी है, ये तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन नाम क्या दे रखा है? ह्यूमन रिसोर्स। ये कोई बात थोड़ी हुई। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, अब होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी की, जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है तब से अब तक सिर्फ 3 पॉलिसी बनी है ओनली। फर्स्ट 1968 में बनी थी, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो कोठारी आयोग आया था, कमीशन आया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे शिक्षा के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, हमारी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को समझाया, तो उनकी अध्यक्षता में कोठारी कमीशन लाया गया और उन्होंने नई पॉलिसी लॉन्च की जो 1968 में आई थी। वो हमारी प्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी। उस पॉलिसी के अंदर कोठारी जी ने कहा था कि हमारे देश की GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन पे लगना चाहिए, लेकिन वो लगा नहीं, वो सिर्फ 1.5 पे रह गया, और अभी भी पूरा नहीं लग पा रहा है, 3 से 4 के बीच में अटका हुआ है। अगर मान लीजिए ये 6% GDP का हिस्सा एजुकेशन पे लग जाए तो कितना फ़ायदा हो जाएगा एजुकेशन की फील्ड में। नई नई भर्तियाँ होगी, नए नए स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, नए नए संसाधन आ जाएंगे स्कूलों के अंदर। तो
अब बात करेंगे हम सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी की, जो आई थी 1986 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी जी थे और उसके टाइम पे ये पॉलिसी आई थी। अब आपको क्या करना है कि पहली पॉलिसी 68 में आई थी, सेकंड पॉलिसी 86 में, उसको उल्टा कर देना 86 68 ये याद रखने के लिए, ठीक है। इसको अमेंडमेंट कर दिया गया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, और इसको इसलिए पॉलिसी 1982 अपॉन 92 कहा जाता है। वन को इसलिए इसका नाम 1982 अपॉन 92 भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। स्कूल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी तक कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक हमारी जो GER है, यानी कि ग्रोथ एजुकेशन, ओके, अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे की पॉइंट्स के बारे में कि स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन विद 100% GER बाय 2030। इसका मतलब क्या है कि हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 100% हो जाए। मतलब कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, बीच में उसने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी है, उनको मतलब मेन स्ट्रीम में लेके आना, मतलब उनको 100% करना कि कोई बच्चा शिक्षा से छूटे नहीं। इसलिए हमारी GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है। और 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं इस टाइम पे, उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाना, शिक्षा की मुख्य धारा में लेके आना बाय ओपन स्कूलिंग सिस्टम के द्वारा। अच्छा, अब तक जो हमारी स्कूलिंग एजुकेशन थी वो किस प्रकार से थी? 10+2 के सिस्टम के अनुसार। जो अब आई है उसको पुरानी को रिप्लेस करके नई बना दी गई है 5+3+3+4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम अब देखते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर होता था 3 to 6, जिसमें हमारा प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन यानी KG, नर्सरी ये आता था, लेकिन ये ना फॉर्मल एजुकेशन में नहीं माना जाता था। इसमें क्या होता था कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती थी वो उन बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल इस चीज को क्या करते थे, शुरू से लेके चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो 3 से 6 ईयर यानी जो 3 साल है बच्चे के शुरू के प्री प्राइमरी के, ये भी स्कूलिंग में ही आएंगे। और इसके लिए स्पेशल ट्रेन ECCE यानी कि एलिमेंट्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो इसके नाम से जाना जाता है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर जो काम करते थे उनको ट्रेन किया जाएगा NCERT के द्वारा। अब कैसे ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, या तो +2 करके लग जाते हैं या 10वीं करके लग जाते हैं। जो +2 करके लग जाते हैं उनके लिए एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, और जो उससे नीचे के उनके लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा, और वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। और इसमें आगे के 2 साल जो है वो फर्स्ट और सेकंड के हो गए, यानी इन सबको मिला के 5 साल बन जाते हैं, जिसमें बच्चा 3 to 6 एज को वो करेगा अचीव, और इसको 6 से 8। अब इस स्टेज को हम बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज, और इसका नाम दिया गया हिंदी में बाल वाटिका। क्योंकि ये जो उम्र होती है 3 से 8 साल तक की बच्चे की, ये बच्चे की ग्रोथ करने की उम्र होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है, और इस टाइम बच्चा सीखने के मूड में भी होता है।
तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस स्टेज के अनुसार बच्चे को लर्न विद फन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चा खेल खेल में सीखेगा, स्पोर्ट्स के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, टॉयज के द्वारा, और एक तरीके की वाटिका बना दी गई है और इसको हम बाल वाटिका का नाम दे दिया, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब अच्छा, अगला स्टेज है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, जो हमारी 8 से 11 बच्चे जिसमें आएंगे और वो 3री से 5वीं तक की होगी। इसमें क्या होगा कि हमारे जो मुख्य सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट जिसे बोलेंगे, हिंदी आ गया, मैथ आ गया, जैसे चलते आ रहे थे, सोशल साइंस आ गया, ईवीएस आ गया, इंग्लिश आ गया। इस तरीके से ये 3 to 5 की एज को कवर करेगा और ये मिलके बन जाएगा हमारे प्रिपरेटरी स्टेज। अब हमारी होगी मिडिल स्टेज, इसमें कौन से साल के बच्चे आ जाएंगे, 11 से 14 साल के, जो क्लास 6ठी से 8वीं तक की होगी, 3 साल की, 6ठी, 7वीं, 8वीं। इसमें क्या होगा, बच्चा वोकेशनल स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करेगा और बाकी जो कोर सब्जेक्ट है वो तो हो गए साथ में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगी हमारी सेकेंडरी स्टेज, उसके अंदर क्या होगा, 9 to 12, 4 साल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट अपने आप चूज करेगा। अब पहले क्या होता था कि बच्चा 11th में पहुंचा तो उसे सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे, या तो बच्चा साइंस लेता था, या आर्ट्स लेता था, या कॉमर्स लेता था, या वोकेशनल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा क्या है कि अपने मनपसंद के जो भी विषय जिनमें उनकी रुचि है, वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, केमिस्ट्री भी ले सकता है, बायो भी, मतलब आगे उन्होंने जो भी अपना भविष्य देखना है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। ये इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा, कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने माइंड में ये सोचता है कि यार हम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो पहले तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा। तो वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि बात की स्ट्रक्चर के बारे में। अब क्या होगा कि 5वीं तक की जो शिक्षा है वो हमारी मदर टंग में, मदर टंग मतलब रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें बच्चा सीखता है अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जो भाषा यूज करता है वही भाषा, उसी भाषा से उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि मतलब किताबों में जो लिखा है वही देख के पढ़ाए, लेकिन ये मीडियम इंस्ट्रक्शन जो होगा वो उसकी मातृभाषा में ही होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि मतलब ट्रांसफर जॉब होती है जिन पेरेंट्स की, या फिर कोई मजदूर आके किसी और स्टेट, तो उनके बच्चों के लिए दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसके लिए टीचर को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्लास 10th and 12th बोर्ड एग्जाम टू बी मेड इजियर ट्वाइस ए ईयर। अब क्या हुआ कि 10वीं और 12वीं के जो पहले पेपर होते थे साल में एक ही बार होते थे, लेकिन अब क्या होगा कि साल में 2 बार हुआ करेगा, सेमेस्टर वाइज। ठीक है, उसमें क्या होगा कि बच्चा अगर मान लीजिए पहली बार अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो उसे निराश होने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दूसरा चांस है उसके पास, 2 चांस देगी बोर्ड, पहला और दूसरा। वैसे 12th में होगा पहला और दूसरा। अगर मान लो बच्चों के पहले क्या होता था कि बच्चे के दिमाग में इतना प्रेशर रहता था मार्च के महीने में कि हाय मेरा पेपर कैसा होगा, इस टेंशन के कारण क्या करता था वो अपने सारे के सारे पेपर को टेंशन के कारण खराब कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि बच्चा अगर मान लो ये सोच के चलेगा, चले यार पहला खराब हो गया, दूसरा तो है ना चांस मेरे पास, तो अब ट्वाइस अ ईयर ये हमारे पास होगा। एक स्कूल गवर्नेंस बॉडी सेटअप की जाएगी जो निगरानी रखेगी अपने गवर्नमेंट स्कूल पे, साथ के साथ प्राइवेट स्कूल पे।
अच्छा, एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल स्ट्रीम। अब इसमें क्या होगा कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट लेते थे ना बच्चे, उनको थोड़ा वैसे देखा जाता था कि मतलब ये क्या लेके बैठ गया, अरे ये कोई सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग कोई सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स कोई वो आर्ट एंड क्राफ्ट कोई सब्जेक्ट है, फोटोग्राफी कोई सब्जेक्ट है, पेंटिंग कोई सब्जेक्ट है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको इक्वल दर्जा दे दिया गया है बाकी सब्जेक्टों की तरह, जैसे फिजिक्स और ड्राइंग, ये दोनों इक्वल है। फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, सब इक्वल, सारे इक्वल कर दिए, सबको एक ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। वोकेशनल जो स्ट्रीम्स है हमारी, जो व्यावसायिक स्कीम सब्जेक्ट्स है, वो हमारे छठी से ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ इंटर्नशिप के साथ, इंटर्नशिप हमने कब सुनी थी, जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं या फिर कोई मेडिकल लाइन में होते हैं या फिर वकालत कर रहे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि इंटर्नशिप होते है कि किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, मतलब एक जॉब टाइप में, मतलब सीखने का अनुभव लेते हैं उसमें। लेकिन अब ये अनुभव हमें कब से लेना पड़ेगा, छठी क्लास से। और ये तो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जो बच्चा आगे जाके कुछ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो वो इससे उसको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5 ग्रेड टू बी इन मदर टंग, रीजनल टंग, ये मैंने आपको बताया कि जो 5वीं तक की शिक्षा है वो मदर लैंग्वेज में अनिवार्य कर दी गई है। मतलब जो बच्चा की जो मदर टंग है या रीजनल भाषा है, जहाँ का बच्चा रह रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ जो भाषा बोल रहा है, उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। और इसको रिकमेंड किया गया है 8वीं तक देनी चाहिए, लेकिन 5वीं तक तो कंपलसरी है। एक है 3 लैंग्वेज वाला, कि मतलब बच्चे को 3 लैंग्वेज भारतीय भाषा में चुननी पड़ेगी, मतलब इंग्लिश, हिंदी और एक भाषा अपनी जो रीजनल वो ले सकता है, ठीक है। ये हमारा कंपलसरी है 8वीं तक। 8वीं के बाद 9वीं में जब जाएगा बच्चा, तो एक फॉरेन लैंग्वेज वगैरह ये प्रोविजन है या नहीं है, ये मुझे भी अभी इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड के साथ, मतलब क्या है कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बना दिया जाएगा बच्चे का। उसमें क्या होगा कि बच्चा खुद क्या करेगा, सेल्फ असेस करेगा। इसमें बच्चा क्या करेगा कि अपना असेसमेंट खुद करेगा। दूसरा कौन करेगा, उसके सहपाठी करेंगे जो उसके साथ पढ़ रहे हैं। तीसरा कौन करेगा, टीचर करेगा। और बाद में इसमें क्या होगा कि ऑलराउंड बच्चे की डेवलपमेंट देखी जाएगी कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, खेलकूद में कैसा है, ड्राइंग में कैसा, उसके सहपाठी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, टीचर क्या सोचता है, टीचर उसको कैसे ये सारी की सारी प्रोग्रेस हमारी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाई जाएगी 360 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे आगे। ए न्यू एंड कंप्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन NCFTE, इसका नाम दिया गया है NCFTE। 2021 तक ये बन जाएगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE। और इसको कौन बनाएगा, हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये कंसल्ट और किसकी कंसल्टेंट पे होगी, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। बाय 2030 तक ये बन जाएगी। द मिनिमम डिग्री फॉर टीचिंग, जो मिनिमम डिग्री होगी टीचिंग के लिए वो 4 साल की BEd डिग्री होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड BEd डिग्री उसको कहलाई जाएगी, यानी टीचर बनने के लिए हमें BEd करना जरूरी होगा। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में GER रेशियो इस टाइम हमारी 26.3% चल रही है, मतलब 26 पॉइंट पूरे उसके
रेशियो के मतलब 26.3% ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उसको 50% तक लाना 2030 तक। इसमें क्या है कि यूजी एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम ऑफ 3 to 4 ईयर विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अब क्या होता है कि आप हायर एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। 12th के बाद एक एग्जाम हुआ करेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके मार्क्स 12th के मार्क्स मिलके बच्चा ग्रेजुएशन में अपना एंट्रेंस लेगा। ठीक है, अब बच्चे को घबराने की जरूरत है। अगर उसके 12th में नंबर कम आ रहे हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे नंबर ले ले। उनको मिला के जो नंबर बनेंगे वो उसकी ग्रेजुएशन डिग्री में जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री, अब पहले क्या होता था कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते थे। अगर छोड़ देते थे तो वो डिग्री खराब चली जाती थी, तो उसका कुछ फायदा नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स ऑप्शन इसमें हो गया। इसमें क्या है कि बच्चा 3 साल या 4 साल, या तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, जैसे बीटेक हो गई, ठीक है, और आर्किटेक्ट हो गया, इस तरीके से मतलब जो भी है डिग्री 4 साल की या 3 साल की होती थी। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कोई बच्चा 1 साल पढ़ लेता है, उसके बाद उसका मन नहीं करता, मैं नहीं पढ़ रहा, तो उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। मान लो अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट करके छोड़ देता है तो उसको मिल जाएगा डिप्लोमा। 3 साल करके छोड़ देता है तो उसको मिल जाएगा डिग्री, बीए यानी ग्रेजुएशन की। और 4 साल बाद अगर पूरे कर लेता है तो उसे ग्रेजुएशन प्लस में रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। मतलब अगर मान लो बीच में पढ़ाई छूट जाती है तो घबराने की बात कोई है ही नहीं है। अब तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही। 12th के बाद अगर कहीं पे एडमिशन लेता है, या तो सर्टिफिकेट लेके जाएगा, या डिप्लोमा लेके जाएगा, या डिग्री लेके जाएगा, या फिर डिग्री विद रिसर्च लेके जाएगा। मतलब ये हमारा फ्लेक्सिबल करिकुलम ऑफ 3 to 4 ईयर्स विद मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हो गए। अब क्या होता था कि हम जैसे ग्रेजुएशन कर लेते थे, एमफिल एमए कर लेते थे, उसके बाद बच्चे का मन करता था मैं पीएचडी कर दूं, लेकिन बीच में एक रोड़ा अटक जाता था एमफिल का। एमफिल में भी क्या होता है जो पीएचडी में होता है, एमफिल में भी रिसर्च होती है, पीएचडी में भी रिसर्च होती है। तो अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने सोचा कि ये जो बीच में ब्रिज बना हुआ है ना, एमए और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बीच में, ये किस काम का है? किसी काम का नहीं है। इसको हटा दिया जाए तो अब आगे से एमफिल डिसकंटिन्यू हो जाएगी। पीजी से पीएचडी जब बच्चा करता था तो एक एमफिल नाम का कोर्स होता था, लेकिन अब इस करिकुलम से हटा दिया गया है। एक एकेडमिक बैंक खोला जाएगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी डिग्री, डिप्लोमाज वो है सब जमा होते रहेंगे। ठीक है, आप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERU के नाम से जानी जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च MERU। ठीक है, एट पार विद IITs एंड IIMs। अब इसमें क्या होगा कि जैसे IIT का बच्चा IIT में एडमिशन ले लिया हो तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अगर वो चाहे तो साथ में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ सिविल इंजीनियर का। सिविल इंजीनियर को बोल दिया कि भाई तुम डैम बना लो। अब सिविल इंजीनियर डैम तो बना लेगा, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट को नहीं पहचान पाएगा कि अगर मैंने डैम बना दिया तो उसके एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए वो क्या है, इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट्स के, ह्यूमैनिटी के, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ठीक है, जैसे हम अभी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते थे या कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते थे कि कहीं पे भी टावर लगा देते थे
अब टावर के बैड इफेक्ट क्या है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहे थे, उन्होंने नहीं सोचा, ना ही उन्होंने कभी पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो इतनी नौबत नहीं आ सकती थी। इसलिए उनको एक ऑप्शन दी गई है कि वो अपनी इंजीनियरिंग या अपने और जो मेन विषय है उनके साथ अन्य विषय भी पढ़ सकता है। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें रिसर्च को काफी मतलब विशेष दर्जा दिया गया है स्ट्रॉन्ग रिसर्च के ऊपर। मतलब भारत रिसर्च के मामले में दुनिया से आगे निकले, इसलिए NRF क्रिएट किया जाएगा एक अपेक्स बॉडी के रूप में। हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया विल बी सेटअप। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेटअप होगा जिसके अंदर सिर्फ मेडिकल और लीगल को छोड़कर, लॉ को छोड़कर, जो हमारे मेडिकल के सब्जेक्ट है, लॉ के सब्जेक्ट है, उनको छोड़कर सारी कोर्सेज उसमें आएंगे। और वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे जो काम करेंगे वो होगा HECI, जो रेगुलेशन को सेट करेगा। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्रेडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड को कौन करेगा, ACI। एक है HCEI, हायर काउंसिल हायर कमीशन एजुकेशन ऑफ इंडिया के नीचे 4 बॉडीज काम करेगी। एक होगा NHERC जो रेगुलेशन को तय करेगी, एक होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल जो GEC के नाम से जाना जाएगा, वो स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी हमारी। एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC नाम से जाना जाएगा, वो फंडिंग का काम करेगी। एक होगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो हमारी NAC के नाम से जानी जाएगी, जो मान्यता देगी यूनिवर्सिटीज। असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश नाम से जाना जाएगा और ये असेस करेगा स्टूडेंट्स को। इट्स आल्सो पास द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी। एक और वहां हमें दिया गया है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है अपने इंडिया के अंदर क्या कर सकती है, अपने कैंपस सेटअप कर सकती है, और हमारी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज है बाहर जाके अपने कैंपस को सेटअप कर सकती है। इससे क्या होगा कि हमारा एजुकेशन है वो ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी, मतलब वैश्विक स्तर पर पहुंच जाएगी। इट्स एम्फसाइज सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज, और स्पेशल फंड दिया गया है स्पेशल जो डिसएडवांटेज जोन है, मेघालय, सिक्किम वगैरह, जो झारखंड, जितने भी हमारे ऐसे राज्य हैं उनके लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, ये हमारी भाषाएं हैं, इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन और प्राकृत, ये 3 भाषाओं के नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए जाएंगे। और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब और भाषाओं के ट्रांसलेशन के लिए भी ये इंडियन इंस्टीट्यूट हमें आगे देखने को मिलेगा। इट्स आल्सो एम टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को पे जोर किया गया है कि पब्लिक अपना इन्वेस्ट करे एजुकेशन के ऊपर, और जो हमारी GDP का है 6% एजुकेशन पर पहुंच जाए। और अभी जो हो रहा है वो 4% के आसपास ही चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताते हैं। अब हम कह सकते क्या था, एजुकेशन वाज इन, पहले जो थी 1968 में जो थी स्टेट के पास ये एजुकेशन होती थी, लेकिन जब हमारा 42वां संशोधन 1976 में हुआ, जिसे हम मिनी संविधान के रूप में भी कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, छोटा संविधान बोलते हैं उसे, 42वां अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ कि ये जो शिक्षा है एक कॉम्पोनेंट इसमें आ गई है, मतलब इसे स्टेट भी देखेगा और सेंटर भी देखेगा, ठीक है।
जब हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसमें एजुकेशन को एनफोर्स कर दिया गया राइट अंडर आर्टिकल 21A के अंदर। फिर 2009 में एक कानून बना RTE, राइट टू एजुकेशन, जो 14 साल 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट होता था कि मतलब एजुकेशन प्राप्त करने का फंडामेंटल राइट। थैंक यू। अभी ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी। जितना मुझे आता था, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको अगर पढ़ना हो तो हमारी MCD ने गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, 80 पेज की है वो। और वैसे तो ये 300 पेज की पूरी एक किताब है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके की फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो आपने वीडियो देखी, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और मैं सभी टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। नॉर्थ MCD AD सिविल लाइन जोन, मेट्रो टीचर सिप्रा मैम, IT एक्सपर्ट चांदनी मैम, ईशा मैम, सबका धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत